दोस्तों आप लोगों के बीच में फिजिक्स का प्रकाश का चैप्टर लेकर आए, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सब हर एग्जाम में पूछा गया है वो प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो डी फोटोन कहते हैं। फोटोन, बहुत सारा फोटोन मिलकर जो प्रकाश का निर्माण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है कि प्रकाश का ट्रिक क्या हो गया? बहुत से प्रकाश याद करेंगे, ट्रिक अनुप्रस्थ में पूरा हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइगन्स के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, कौन सी ऐसी प्रघटना है जो बता सकता है कि प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवीकरण यही कह सकता है कि प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्सवेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? प्रकाश जो है ना, तरंगों का विवर्तन होता है, किसने कहा था? तो ऑप्शन ए, ग्रेमाल्डी ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया, किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आइंस्टीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी ऐसी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो बी, ऑप्शन बी, ध्रुवन में। क्वेश्चन नंबर 9, किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुना कहलाता है? इसे क्या आंसर हो जाएगा? 9 के बी, विवर्तन के। कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखिए हमें कोई अवरोध है, यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है, यहाँ से टकराया, लेकिन यहाँ से जो है ऊपर उठता है, किनारे से निकल जाता है, तो यही बढ़ रहा है कि अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना, यहाँ से मुड़ना, यहाँ पर जो है लाइट बन जाता है, तो यही क्या है? विवर्तन का रूप है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, व्यतिकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति यही होती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है? प्रकाश के चिकने पुंज से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। ध्रुवन से क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे क्या है? तो अनुप्रस्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहता है? सूर्य लगभग 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से द्रव्यमान यानी मास किस दर से कम हो रहा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी, 4×10⁹ kg प्रति सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्या कर रहा है? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? शायद आप लोगों को मालूम ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रोमर, जो बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 17, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रकाश की गति पर कोई इफेक्ट नहीं पहुँचता है, सी वैसे ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 18, जल, कांच एवं हीरे में प्रकाश की चल क्या होता है? क्रम में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 के बी, जल, कांच, हीरा। जल में ज़्यादा होगा प्रकाश चल, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में होगा। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1 सेकेंड लगता है। कहीं कहीं पर 1.3 सेकेंड भी दिया हुआ रहता है, तो दोनों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश ऑप्शन है 8 मिनट में। 8 मिनट से भी ज़्यादा कुछ होता है सेकेंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग क्या है? तो बी, ऑप्शन 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्रीट कोरोना। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 460 सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब बी, चंद्रमा बीच में हो तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा बीच में रहेगा तो सूर्य ग्रहण होगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो अमावस्या के दिन होता है, ए प्रतिपदा अमावस्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका राइट आंसर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा जगमगाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किसका थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है एक सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 29, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किसके कारण? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपवर्तन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD बोले तो अभी के समय में तो है नहीं, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अपवर्तन विवर्तन परागमन की घटना के आधार पर। IAS 2000 में पूछा गया है। CD जो है प्रकाश में हम निकाल कर रखते हैं, जब बल्ब हो गया तो उसके सामने अगर रखते हैं तो 7 रंगों में जो है इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे दिखाई देता है? अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है एवं परागमन की घटना निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए आगे कर ध्यान देते हैं। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा परिभाषित होता है। देखिए कुछ नहीं है, पानी है, मान लीजिए कि ये सब पानी है, पानी में डूबी हुई लकड़ी डूबा हुआ है, मान लीजिए कि इस तरह की लकड़ी है, ये जो है सीधा है लेकिन हमको इस तरह से मालूम चलता है कि ये टेढ़ा है। ऐसा क्या रीजन है कि टेढ़ा मालूम चलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सी, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए प्रकाश का इसका अपवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम बन जाती है तो वह क्या होती है? 34 का आंसर हो जाएगा बी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका आंसर अभिलंब इसलिए होगा क्योंकि देखिए एक माध्यम है, ऊपर जो हो गया हवा है, यहाँ पर मान लीजिए कि हवा है, ये हो गया आपका हवा और नीचे हो गया आपका पानी। ऊपर हवा है, नीचे पानी हो गया। हवा से पानी में अगर कोई चीज़ आता है प्रकाश, तो क्या होता है कि जब ऊपर से आता है तो ऐसे जाना चाहिए लेकिन चला जाता है इधर अभिलंब की ओर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या कहता है, विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर होता है। जैसे विरल होता है, मान लीजिए कोई कमज़ोर आदमी है और सघन हो गया अमीर आदमी है, तो कमज़ोर आदमी आएगा अमीर आदमी के सामने तो अमीर आदमी उसको चाप देगा, अपना नानी खींच लेता है, तो इस वजह से जो है अभिलंब की ओर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण का अंतिम कोण से अधिक के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष देखिए कैसे बनता है, मान लीजिए कि यहाँ वर्षा की बूंद है, जलवाष्प है, यहाँ से जो है सूर्य के प्रकाश से जो है लाइट गया सन, ये क्या है? सन है। सन से जो लाइट गया, इस पर जो टकराया, टकराने के बाद जो है 7 रंग में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। ठीक है, ऊपर रेड रहता है, नीचे वायलेट रहता है। तो कहने का मतलब जो है
सूर्य जिस दिशा में बनता है उसके विपरीत दिशा में जो है इंद्रधनुष का 7 रंग का निर्माण होता है, इधर उल्टा दिशा में होता है। जो ये जब होता है वर्षा होने के बाद ये चीज़ होता है इंद्रधनुष का बनना। चलिए आगे को ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मृग मरीचिका मिराज बनाने वाली घटना को कहते हैं, मिराज बनाने वाली घटना में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन डी। ये जो है बिहार पुलिस स्पेशल चल रहा है सीरीज दोस्तों, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। एंडोस्कोपी किस पर आधारित होता है दोस्तों? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांच से वायु में जाए तो इसका आंतरिक परावर्तन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, क्यों है? चटका हुआ कांच चटकीला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 42, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश अभी बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा आंसर, आप लोग शायद जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका हो जाएगा डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 45, संबंधित मध्य युग्म के क्रांति कौन सा अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंतरिक परावर्तन, समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है। दीर्घ दृष्टि क्या है जिसमें, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 46 का डी हो जाएगा। 2 और 3 क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। 3 है आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हो जाता है। कहने के बाद दीर्घ दृष्टि यही कहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में नज़दीक का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, यही बात कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो ऑप्शन बी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? जब प्रकाश किरणें के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है? तो 49 का हो जाएगा राइट आंसर आवृत्ति समान बनी रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, सघन से बेल में जाएगी, हवा से वायु में जाएगी, हवा से पानी में जाएगी या पानी से हवा में जाएगी, सब कुछ बदलेगा लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, जो UPPCS 2013 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, आकाश नीला दिखाई पड़ती है क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इस वजह से जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 51, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित किस वजह से होता है? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी धूलकण की वजह से जो है प्रकाश का विसरण होता है, डस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को, ठीक है, दिन के समय, डे के समय आकाश दिखाई देगा, किस तरह का दिखाई देगा? तब 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी डी काला दिखाई देगा। दिन के समय में भी चंद्रमा के सतह पर जाने से क्या होगा? काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई वास्तविक रोशनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किस कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है? उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस सतह
तरह व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी। यानी कहने का मतलब अपसारी लेंस जो है, अपसारी लेंस के कारण जो है गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित हो जाता है, यानी आ जाता है। उस बुलबुले से गुजरती प्रकाश की किरण के लिए बुलबुला अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, इस वजह से जो है सिग्नलों में इसका दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, समुद्र नीला प्रतीत होता है। भाई क्या रीजन है कि भाई समुद्र नीला प्रतीत होता है, कुछ दूसरा रंग का नहीं मालूम चलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र नीला दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो 56 का हो जाएगा डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लालिमा दिखाई देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। विक्षेपण किस रंग का सबसे अधिक होता है। तो इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर बी, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। जितना ऊंचाई पर है लेकिन उससे ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देता है, किसके कारण, व्याख्या किसके कारण होता है। तो 58 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 59, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतीहीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका कारण परावर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर ध्यान देते हैं, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है। पेरिस्कोप किससे बनता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा समतल दर्पण से जो है मालूम चलता है पेरिस्कोप, 60 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, साबुन के बुलबुले पतले झाग में चमकदार रंगों को बना किस परिघटना का परिणाम है। तो इसका 61 का सही हो जाएगा उत्तर ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, दर्पण होगा नहीं कि लेंस, दर्पण ध्यान देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर ध्यान देते हैं, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त दर्पण क्या होता है। तो 64 के राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, अवतल। अवतल दर्पण से ही जो है रोगियों के दांत जो है बड़ा करके देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का राइट आंसर होगा डी, पैराबोलिक दर्पण। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए क्या काम लेते हैं। 66 के अवतल दर्पण काम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, इनमें से कौन सही है। तो इनमें से कौन सही है, 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। चाहे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना, डी। क्वेश्चन नंबर 69, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, क्या होता है। 69 कहते हैं ए, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर ध्यान देते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी, क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। यानी कहने का मतलब है
कोई वस्तु है, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, वस्तु छोड़िए कोई आदमी ही है, मान लीजिए कोई आदमी जो है इतना ऊंचाई का है, लेकिन कहना है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण कितना होना चाहिए, तो ये व्यक्ति का जो है आधा होना ही चाहिए। अगर इस व्यक्ति का आधा अगर समतल दर्पण नहीं हुआ तो व्यक्ति पूरा समतल दर्पण में नहीं दिखाई दे सकता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71, एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या क्या है, तो 71 का आंसर अनंत होता है। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी एक वस्तु रख दिया गया तो बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, अनंत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है तो उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब होंगे। देखिए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 3, लेकिन 3 किस तरह से होगा देखिए, हो गया 90, इस तरह का डिग्री दिया हुआ रहेगा तो 360 कर दीजिएगा, 360 भागे 90 डिग्री, इसको काटने के बाद जो 4 आएगा। 4 क्या है, एक सम संख्या है, क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या जहाँ पर आएगा उसमें जो देखेंगे सम संख्या है तो उसमें से 1 घटा देना, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितने दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अभी निकालें 3, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए क्या कहता है, यदि एक व्यक्ति 260 डिग्री पर अनंत के बीच खड़ा है तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 74 का बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। कैसे हो जाएगा 5, तो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री है तो 360 भागे 60 कर देंगे, काटेंगे तो कितने में कटेगा, 6 मरते में। 6 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या रहेगा तो 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, अभिसारी लेंस होता है जो, अभिसारी लेंस क्या होता है, किरणें एकत्रित करता है। अभिसारी मतलब अभी मतलब अपने पास बुलाना, ठीक है। अप मतलब क्या होता है, फैलाना। देखिए तो अभी मतलब खींचना मतलब एकत्रित करना, तो किरणें एकत्रित करता है। अपसारी यहीं पर आएगा, देखिए अपसारी क्या कहता है, अप मतलब बाहर यानी किरणें फैलाता है। ऑप्शन नहीं हो जाएगा 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किसके कारण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस करता है, जो PCS और IAS 1995 में पूछा गया था। चलिए आगे के हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समानांतर। 80 क्या क्वेश्चन कहता है, डायप्टर किसकी इकाई है, डायप्टर जो है किसकी इकाई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेंस की क्षमता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता जियो डायप्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 82, एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर की क्षमता होगी, इसकी क्षमता कैसे निकालेंगे लेंस की क्षमता, तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है, 1/x फोकसांतर फोकल दूरी होता है, तो 1 को 25 से डिवाइड कर देंगे। 1 को 25 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 1 को 25 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 25 क्या सेंटीमीटर में है तो 1 मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। 100 जो है ऊपर चला जाएगा तो 100 ऊपर जाने के बाद 100 होगा, नीचे 25 बच जाएगा, इसको काटेंगे तो कितने में कट जाएगा, 4 मरतबे में कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, 4 डायप्टर। 4 डायप्टर प्लस में माइनस में भी दे दी, लेंस है उत्तल लेंस है तो इसमें क्या हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 83, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। उसी तरह से बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा D+5 डायोप्टर। ठीक है, उसी तरह से बनेगा, P बराबर ये तरह से ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, यदि एक ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी है। बस वही निकल जाएगा, उसी तरह से बना लीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा C 50 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है। तो 85 के घट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है, प्रिज्म में विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म जो है विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म जो है इस तरह का होता है, जो यहाँ पर लाल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लाल होता है, यहाँ पर नीला होता है, यहाँ पर हरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 87 का D, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न होता है इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया D, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 89, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म को गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है। 89 का हो जाएगा B, बैगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, प्रकाश का निम्नलिखित में कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होगा। सबसे कम कौन अपसरित होता है प्रिज्म से होकर, तो ये लाल जो है का वर्ण विक्षेपण कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, प्राथमिक रंग क्या है। प्राथमिक रंग 91 का D, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, 3 मूल रंग क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा C, नीला, लाल, हरा जो है इसका 3 मूल रंग है। क्वेश्चन नंबर 93, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। 93 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 93 का D, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो B, पीला, क्योंकि हरा अभी पड़े हैं, लाल भी है, नीला भी है, बच गया पीला, पीला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, निम्नलिखित में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर बताइए आपको। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। लाल का तरंगदैर्घ्य कितना होता है 7800